तो आइए आज हम लोग बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे। बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन कहने का मतलब ये होगा कि दो बैक्टीरिया के बीच में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का जो आदान प्रदान होगा उसको हम लोग डीएनए रिकॉम्बिनेशन या बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन कहेंगे बैक्टीरिया के केस में। तो इसके कुछ तरीके हैं, यानी कि दो बैक्टीरिया के बीच में डीएनए का आदान प्रदान क्यों होना चाहिए। तो इसमें उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक खूबियां रहती हैं, जैसे कि प्लाज्मिड में कुछ गुण रहते हैं, ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह के गुण, वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकते हैं। बैक्टीरिया के बीच में अपनी एक डाइवर्सिटी है, जैसे ह्यूमंस में या दूसरे जीवों में अपनी एक डाइवर्सिटी है, एक विविधता है, वैसे ही जीवाणुओं में भी विविधता है। तो उस विविधता को बनाए रखने के लिए या बढ़ाए रखने के लिए भी एक बैक्टीरिया से कुछ जीन कुछ गुण जो है दूसरे बैक्टीरिया में जाना या आदान प्रदान होना भी जरूरी है। तो इसलिए बैक्टीरिया के बीच में जीनों का जो है क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इसे हम लोग बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसके कुछ तरीके हैं, यानी कि कुछ माध्यम है, एक ही माध्यम से नहीं, एक से अधिक माध्यम से ये जीन जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसके मुख्य जो है वो तीन तरीके हैं। एक को हम लोग कंजुगेशन बोलते हैं, दूसरा को ट्रांसफॉर्मेशन करके बोलते हैं, और तीसरा जो है वो ट्रांसडक्शन करके कहते हैं, है ना। तो तीनों जो है वो अलग अलग तरीके हैं, तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि कंजुगेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और जो है वो ट्रांसडक्शन क्या है। तो पहले हम लोग आएंगे कंजुगेशन में। कंजुगेशन की जो प्रक्रिया है इसकी जो है वो खोज हुई थी, वैज्ञानिक का नाम है लीडरबर्ग एंड टॉटम करके हम लोग बोलते हैं। ये करीब 1940 के दशक में इन्होंने इसकी जो है वो खोज की थी। तो इसमें दो बैक्टीरिया के बीच में जैसे कि मैंने कहा कि डीएनए या और जीन का आदान प्रदान होता है, तो इसमें जो है वो मुख्य जो उनके जीनोमिक डीएनए या फिर आपके क्रोमोजोमल डीएनए का ट्रांसफर ना होकर प्लाज्मिड डीएनए का ट्रांसफर होता है। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड वाले डीएनए या जीन का जो है वो ट्रांसफर होता है। तो जिसके बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें प्लाज्मिड हो, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें प्लाज्मिड ना भी हो, यानी एब्सेंट हो। तो जिसमें रहता है उसे हम लोग F+ या फिर जो है डोनर करके बैक्टीरिया हम लोग बोलते हैं, और जिसमें नहीं है उसको हम लोग F- या फिर जो है वो ग्राही रिसिपिएंट जो है वो बैक्टीरिया हम लोग जो है बोलते हैं। तो दाता से ग्राही की तरफ जो है वो डीएनए का ट्रांसफर होगा या फिर प्लाज्मिड का जो है वो ट्रांसफर होगा। तो इस प्रक्रिया में दाता या डोनर और ग्राही दोनों बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के नजदीक आते हैं, क्लोज आते हैं, और ये क्लोज आने की प्रक्रिया जो है वो बैक्टीरिया के बाहरी जो आवरण है उसमें पिलस होते हैं, सेक्स पिलाई या सेक्स पिलस करके बोलते हैं। दोनों सेक्स पिलस, दोनों के कोशिकाओं के सेक्स पिलस के कारण वो इस प्रकार से क्लोज जो है वो आ जाते हैं। और ये क्लोज आने की प्रक्रिया जो है वो बैक्टीरिया के बाहरी जो आवरण है उसमें पिलस होते हैं, सेक्स पिलाई या सेक्स पिलस करके बोलते हैं। दोनों सेक्स पिलस, दोनों के कोशिकाओं के सेक्स पिलस के कारण वो इस प्रकार से क्लोज जो है वो आ जाते हैं। अब जो है डीएनए एक से दूसरे में ट्रांसफर होने के लिए जरूरी है कि दोनों के साइटोप्लाज्म के बीच में कुछ जो है वो माध्यम जो है क्रिएट हो। तो उसे जो है सेक्स पिलस के थ्रू जो है एक जो है कंजुगेशनल ट्यूब का जो है वो फॉर्मेशन होता है। कंजुगेशनल ट्यूब के फॉर्मेशन होने के बाद दोनों क्लोज आ जाते हैं। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के जाने के लिए, माध्यम के लिए जो है वो आपका कंजुगेशनल ट्यूब का जो है फॉर्मेशन होता है। फिर डोनर वाले जो आपके प्लाज्मिड है वो रेप्लिकेट होता है ना, रोलिंग सर्कल मॉडल करके एक मॉडल होता है। उस मॉडल से रोलिंग करते हुए वो प्लाज्मिड जो है वो दूसरे ग्राही के कोशिका में जो है वो चले जाता है।
तो क्रिया जो है यहीं यानी कि समाप्त हो जाते हैं। कंजुगेशन इसी को बोलते हैं कि दो बैक्टीरिया आपस में पास आते हैं, कंजुगेशनल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है और दाता F+ वाले से प्लाज्मिड जो है F- वाले में जो है वो चले जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आपका कंजुगेशन। इसमें F+ वाला जो बैक्टीरिया है, अब डोनर होने के बाद जो रिसिपिएंट वाला है, अब उसके पास भी जो है प्लाज्मिड आ चुका है। तो उसके पास भी प्लाज्मिड आ जाने के बाद अब वो भी क्या बन गया है, F+ बन गया है, यानी कि वो भी अब दाता बैक्टीरिया बन गया है। अब वो जिसके पास प्लाज्मिड नहीं है, जो F- है, अब वो नया वाला भी दूसरे को क्या कर सकता है, दाता बन के दूसरे को भी जो है वो जीन जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। इसमें एक जो है, एक प्रकार के और बैक्टीरिया हैं प्लाज्मिड के केस में। F+ हमने देखा जिसके पास प्लाज्मिड होगा, F- जिसके पास नहीं होगा। प्लस वाले से माइनस के तरफ, दाता से ग्राही के तरफ डीएनए जो है वो जा सकता है। ग्राही जो है रिसिपिएंट होने के बाद जो है, ग्रहण कर लेने के बाद तीसरे को भी वो ट्रांसफर कर सकता है जिसके पास जो है वो प्लाज्मिड नहीं है। इसमें एक तीसरी कैटेगरी भी है F+ और F- के अलावा, जिसको बोलते हैं HFR। HFR वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ये होता है कि बैक्टीरिया के पास दो तरीके के डीएनए होते हैं। को क्रोमोजोमल डीएनए हम लोग बोलते हैं, यानी कि उसका वास्तविक जो अनुवांशिक डीएनए है, और दूसरा जो है वो प्लाज्मिड जो डीएनए है। कंजुगेशन के केस में प्लाज्मिड डीएनए ही ट्रांसफर होता है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। अब जो तीसरी कैटेगरी है उसमें क्या होता है कि क्रोमोजोमल डीएनए में जो प्लाज्मिड डीएनए है वो इंटीग्रेटेड हो जाता है अपने ही में, यानी कि कोशिका में अपने ही बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड है वो अपने ही क्रोमोजोमल जो डीएनए है उसमें जाके वो मिल जाता है और इंटीग्रेटेड हो जाता है। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम लोग HFR जो है वो बैक्टीरिया हम लोग बोलेंगे। अब इसमें कंजुगेशन जब होगा, जब वो रिसिपिएंट वाले के पास जाएगा, तो इसमें प्लाज्मिड तो जाएगा नहीं। प्लाज्मिड जो है किस में आ गया है, क्रोमोजोमल डीएनए में आ गया है। तो अब दो बैक्टीरिया आपस में पास आएंगे तो HFR वाला के साथ क्रोमोजोमल डीएनए भी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, रिसिपिएंट वाले में। और वो जो है एज ए प्लाज्मिड ना जाके जो ग्राही बैक्टीरिया के जो है क्रोमोजोमल डीएनए में जाके इंटीग्रेटेड हो जाएगा। तो जो ग्राही बैक्टीरिया होगा वो, उसके पास अभी भी जो है वो प्लाज्मिड वाले डीएनए नहीं है, बल्कि आया जो हुआ है वो प्लाज्मिड आया है, लेकिन किसके साथ आया है, क्रोमोजोमल डीएनए के साथ में आया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि अभी भी जो रिसिपिएंट वाला नया है वो अभी भी F- ही है, वो F+ अभी बना नहीं है। तो ये तीन कैटेगरी हम लोगों ने देखा, F+ वाले, F- वाले और HFR वाले, और कैसे F+ से जो है F- की तरफ जो है बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियल का जो डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए है, वो ट्रांसफर होता है। इसी को कंजुगेशन जो है कहा जाता है। फोटोग्राफ में भी आप लोग इसको बहुत अच्छे से जो है वो देख के जो है वो समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंजुगेशन। बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन का एक तरीका हमने देख लिया जिसे कंजुगेशन कहा जाता है। दूसरा तरीका मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक तरीके की गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ बैक्टीरिया में, कि जो अपने सराउंडिंग में डीएनए है उसे अपने कोशिका के अंदर उन लोग अपटेक कर सकते हैं। अपटेक यानी कि अपने अंदर, कोशिका के अंदर वो डीएनए उनके आ सकता है। तो ये सभी बैक्टीरिया में ये गुण जो है वो नहीं पाया जाता। यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये नेचुरल या प्राकृतिक तौर पे ये गुण जो है पाया जाता है। तो इसी गुण को उनका जो है कॉम्पिटेंट कहा जाता है। कॉम्पिटेंट यानी उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक से या एक गुण, कि वो अपने सराउंडिंग से, अपने जो है वो वातावरण से, मान लो कि कोई बैक्टीरिया गंदे पानी में पनप रहा है, तो गंदे पानी में अगर कोई बैक्टीरिया डीएनए है तो उसके कोशिका के अंदर वो क्या हो सकता है, अपटेक हो सकता है। तो कुछ बैक्टीरिया के यहाँ पर जो है जीनस हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, हीमोफिलियस है और स्यूडोमोनास है। तो ये कुछ जो है वो यानी कि जीनस है, बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि उनके सराउंडिंग से ये डीएनए को अपने कोशिका के अंदर अपटेक कर सकते हैं।
प्रयोगशाला में भी जो ई कोलाई है, इस प्रकार के प्रायोगिक जो बैक्टीरिया होते हैं, मॉडल जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको प्रयोग के लिए हम लोग जो है कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया के तौर पे बना सकते हैं। अगर उनमें वो क्षमता नहीं है तो प्रयोगशाला में इसे बनाया भी जा सकता है कॉम्पिटेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, जिसमें बैक्टीरिया के अंदर वातावरण से डीएनए जो है आ सकते हैं, इसे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। और इसमें जो है वो एक प्रसिद्ध जो है वो प्रयोग किया गया ग्रिफिथ के द्वारा। ये करीब जो है 1928 में ये प्रयोग उन्होंने किया हुआ था। इसे हम लोग डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के दो वैरायटी लेके और उसे चूहे में जो है उन्होंने इंजेक्ट कराया था, जिससे चूहा यानी कि वो मर जाता था। तो इससे रिलेटेड एक प्रयोग है जिसे ग्रिफिथ के प्रयोग जो है वो कहते हैं। तो इस प्रयोग को पहले समझते हैं, उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन की जो सिद्धांत है उस पे हम लोग आएंगे। तो ग्रिफिथ ने जो है वो चूहे पे प्रयोग किया डिप्लोकोकस निमोनिया वाले बैक्टीरिया को लेते हुए। तो उन्होंने बैक्टीरिया की दो जो है वो आपके यानी कि प्रजातियों को लिया। एक प्रजाति को हम लोग आर प्रजाति यानी कि रफ जो है प्रजाति बोलते हैं, यानी उसमें बैक्टीरिया का जो सेल वॉल था, बाहरी जो आवरण था, वो रफ था। तो ये जो रफ वाला जो डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है, अगर वो उसको चूहे में इंजेक्ट उन्होंने कराया पहले प्रयोग में, तो देखा कि चूहा जो है वो यानी कि स्वस्थ है, जिंदा है, और इसे डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का कोई असर जो है वो नहीं हो रहा है। और फिर उन्होंने एक दूसरा वैरायटी लिया जिसे हम लोग एस वैरायटी या स्मूथ वैरायटी बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल का जो सरफेस है वो स्मूथ है, चिकना है, तो उनको भी उन्होंने चूहे के अंदर जो है वो इंजेक्ट करा दिया। अब देखा कि चूहा जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है वो मर जाता है, तो डाई हो जाता है ना। तो इससे साफ साफ जो है वो जाहिर होता है कि स्मूथ के अंदर जो है, यानी कि स्मूथ वाले डिप्लोकोकस निमोनिया में कुछ ऐसा गुण है जिससे जो है वो चूहा जो है वो मर जा रहा है, वो इन्फेक्टेड हो जा रहा है, उसको निमोनिया हो जा रहा है और वो मर जा रहा है। उन्होंने तीसरा जो है वो प्रयोग किया कि ये जो एस वाला है जिससे जो है चूहा वो मर जा रहा है, उसको उन्होंने हीट किल कर दिया, उस बैक्टीरिया को गर्म कर दिया, हीट दे दिया, और उसके बाद उसको क्या कर दिया, चूहे में वापस से इंजेक्ट कर दिया। तो पहले केस में जब वो हीट किल्ड नहीं था, चूहा जो है वो मर जा रहा था, लेकिन जो है जब उसको हीट किल्ड कर दिया गया और चूहे के अंदर उन्होंने ग्रिफिथ ने उसको इंजेक्ट करा दिया, तो फिर देखा कि चूहा जो है वो वापस से स्वस्थ है, उस पे जो है वो कोई असर जो है निमोनिया का नहीं हो रहा है। तो इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि एस में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसको हीट दे देने से वो जो है नष्ट हो जा रही है, और वापस उसे को चूहा में देने से चूहा पे उसका कोई असर नहीं हो रहा है और चूहा जो है स्वस्थ है। तो 3 प्रयोग उन्होंने किए, चौथा भी उन्होंने प्रयोग किया कि देखा कि पहले 3 में जो है जो चूहे जो है स्वस्थ है, यानी कि आपके आर वाले में स्वस्थ हैं, और एस वाले जिनको हीट किल्ड किया गया है उसमें भी स्वस्थ हैं। केवल जो है वो चूहा मर जा रहा है एस वाला नॉर्मल के केस में, अगर उसको हीट किल्ड नहीं किया गया है। तो 3 में से 2 वैरायटी उन्होंने लिया जिसमें जो है चूहा जो है स्वस्थ है, यानी आर वाला वैरायटी जिसमें भी चूहा स्वस्थ है, और एस वाला जिसको हीट किल्ड कर दिया गया है। अब उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों ही जीवाणुओं को मिक्स कर दिया, और उस मिक्स वाले का जो है उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया चूहे को। तो रिजल्ट के तौर पे उन्होंने देखा कि चूहा वापस से मर गया, जबकि दोनों को अलग अलग इंजेक्शन लगाया गया तो चूहे स्वस्थ हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करके लगाया गया तो चूहे जो है वो मर गए। तो यहाँ से शुरुआत होता है ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल की, कि कैसे जो है वातावरण से, एनवायरनमेंट से डीएनए जो है सेल के अंदर आ सकता है। यहाँ के केस में ग्रिफिथ ने अंदाजा लगाया कि कुछ तो चीजें हैं जो आर वाला जो है एस वाले बैक्टीरिया से, यानी कि कुछ तत्वों को अपने अंदर ले रहा है, और उसके बाद आर वाला क्या हो जा रहा है, आपका इन्फेक्शन कॉज करने के लायक जो है वो बन जा रहा है। कुछ समय बीतते चले गए,
ग्रिफिथ ने तो केवल अंदाजा लगाया, कौन सा तत्व था ये उनको नहीं पता था। लिपिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, इसका उनको अंदाजा नहीं था। लेकिन समय जो है वो बीतते चला गया और कुछ सालों बाद 1944 में वैज्ञानिक हुए हैं, एवरी मैक्लायड एंड मैकार्डी करके कहते हैं, तीनों अलग अलग जो है वो वैज्ञानिक हैं। उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने सेम वही जो है वो यानी कि नतीजे पे पहुंचे। स्मूथ और आर वाले जो रफ और आर वाले डिप्लोकोकस निमोनिया के प्रयोगों को वापस से किया जिनको ग्रिफिथ ने किया हुआ था। लेकिन इससे एक चरण आगे बढ़ के उन्होंने उन तत्व को पता लगाने की कोशिश की कि वो कौन सा तत्व है कि जिससे जो है वो चूहा जो है वो खत्म हो जा रहा है ना। तो उन्होंने वापस से लिया दोनों वेराइटी को, आर वाली वेराइटी और एस वाली वेराइटी जो कि हीट किल्ड है, दोनों वाली वेराइटी के बैक्टीरिया को वापस से उन्होंने लिया और उसमें उन्होंने प्रोटीएज नाम का एक जो है वो एंजाइम डाला जो कि प्रोटीन को खत्म कर देता है। तो इसके बाद जो है वापस से इस मिक्सचर को जिसमें कि प्रोटीएज डला हुआ है, प्रोटीन को डिग्रेड कर दिया गया और उसको चूहा में वापस से इंजेक्ट किया गया। तो देखा गया कि चूहा वापस से जो है वो मर जा रहा है। तो ये अंदाजा लगाया गया कि ये प्रोटीन नहीं है कि जो है रोग का जनक है, रोग का कारक है, जो कि जिससे निमोनिया जो है वो होता है। तो प्रोटीन को जो है यहाँ से अलग कर दिया गया, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके लिए। फिर उसमें आरएनएज डाला गया जो कि आरएनए को किल्ड कर देता है, आरएनए को डिग्रेड कर देता है। अब इसको चूहे में उन्होंने फिर से इंजेक्ट कर दिया। फिर देखा कि चूहा वापस से जो है वो डाई हो जा रहा है, मर जा रहा है। तो इस सिद्धांत को भी खारिज कर दिया गया कि आरएनए भी वहां पर क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर उन्होंने डीएनए को ट्राई किया जो कि डीएनए को जो है क्या कर देता है, डिग्रेड कर देता है। तो यहां पर देखे कि चूहा जो है वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए ही वो तत्व है जो कि रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया जो है वो कॉज करने के लिए। तो आपके स्मूथ वाला से जो है वो डीएनए जो है वो ट्रांसफर हो जा रहा है आर वाले में, रफ वाले में, और रफ वाले में फिर वो जो है वो रोग का जनक या डिप्लोकोकस निमोनिया के लिए जो है रोग जनक का काम जो है कर रहा है। तो एवरी मैक्लायड और मैकॉर्डी ने 1944 में इन प्रयोगों से सिद्ध किया कि जिसे ग्रिफिथ ने सिद्ध नहीं कर पाया था कि डीएनए ही वो तत्व है जो कि डिप्लोकोकस निमोनिया जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसमें जो है वो निमोनिया कॉज करने की क्षमता डीएनए के कारण आती है। और अगर चूहे में उसको इंजेक्ट कर दिया जाए तो डीएनए ही ट्रांसफर होता है जिसके कारण जो है चूहे की जो है वो मौत जो है वो हो जाती है। तो इससे जो है ग्रिफिथ के प्रारंभिक प्रयोगों से और एवरी मैक्लायड और मैकार्डी के कन्फर्मेटरी यानी कि ये बिल्कुल पुख्ता प्रमाण से ये सिद्ध होता है कि बैक्टीरिया के कोशिकाओं के अंदर वातावरण से जो है कुछ डीएनए जो है उसके अंदर आ सकते हैं और उनके गुणों में बदलाव भी हो सकता है। जैसे कि पहले रोगजनक नहीं थे, अब वो रोगजनक हो गए जिसके कारण जो है वो चूहे में निमोनिया जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल जो है वो कहा जाता है कि इसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए ट्रांसफर हो सकता है, बशर्ते यह है कि दूसरा जो बैक्टीरिया है वो वातावरण से डीएनए को आइसोलेट करने या अपटेक करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रयोग सिद्ध होने के बाद यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी जो है इसमें मदद मिली। एक जो है क्रांतिकारी जो है ये प्रयोग सिद्ध हुआ क्योंकि इसी पे आधारित जो है कुछ जो है वो टूल्स जो है, तकनीक जो है डेवलप किए गए कि ये जीवाणुओं में या फिर कोशिकाओं में डीएनए को जो है भेजा जाने की जो प्रक्रिया है उसको जो उसमें उस तकनीकी में जो है इजाफा हुआ, जिसमें माइक्रो इंजेक्शन की एक तकनीक जो है बहुत ही पॉपुलर हुई कि जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेल में डीएनए को भेजने के लिए।
ऐसे ही इलेक्ट्रोपोरेशन हो गया, जीन गन हो गया, जीन बम्बार्डमेंट करके हो गए, कुछ जो है तकनीक जो है वो डेवलप हुए ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल पे आधारित, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ही मददगार हुए किसी भी कोशिका में जो है वो डीएनए को भेजने के लिए, जिससे जो है वो एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो तैयार किया जा सके। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन का यानी कि तरीका, जिसमें डीएनए जो है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होते हैं। आगे हम लोग चलेंगे ट्रांसडक्शन की ओर, आगे बढ़ते हैं। अगला जो तरीका है उससे हम लोग ट्रांसडक्शन करके कहा जाता है। तो ट्रांसडक्शन की जो है वो खोज जो है जिंडर एंड लेडरबर्ग करके वैज्ञानिक हुए, उन्होंने करीब 1952 में इसकी खोज की थी। तो इस ट्रांसडक्शन माध्यम से भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का आदान प्रदान जो है हो सकता है। तो पहले में देखा कि कंजुगेशन में दो बैक्टीरिया आपस में पास आते हैं और कंजुगेशनल ट्यूब के माध्यम से ट्रांसफर हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने देखा कि वातावरण से डीएनए जो है बैक्टीरिया के अंदर आ सकता है। यहाँ दो बैक्टीरिया के बीच में जो है डीएनए का आदान प्रदान होता है, लेकिन यहाँ पर माध्यम जो बनता है या वाहक जो बनता है वो बनता है बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणुभोजी, यानी कि एक तरीके का विषाणु या वायरस। तो जीवाणुभोजी उसका नाम ही हम लोगों को यानी पता है कि जीवाणुभोजी जो है वो जीवाणुओं को या बैक्टीरिया को वो जो है क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो एक बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करेगा और वहां से एक बैक्टीरिया का डीएनए लेगा और जो है दूसरे बैक्टीरिया को वापस से इन्फेक्ट करने जाएगा। तो वहां पर पहले बैक्टीरिया से लिया वाला डीएनए को दूसरे में वो ट्रांसफर कर देगा। तो ये माध्यम है ट्रांसडक्शन का। इस माध्यम में यानी कि वायरस या जीवाणुभोजी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल यानी कि बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर जो है वो कर दे रहा है। तो यहाँ माध्यम बन रहा है जीवाणुभोजी या फिर वायरस, है ना। तो इसमें भी आपके डोनर और रिसिपिएंट जो है होंगे, यानी कि एक बैक्टीरिया जिसको पहले वो इन्फेक्ट करेगा उसको हम लोग डोनर बैक्टीरिया कहेंगे, और जिसमें वो ट्रांसफर करेगा उसको हम लोग रिसिपिएंट जो है बैक्टीरिया करेंगे। तो इसका तरीका है, उसको फोटोग्राफ के माध्यम से भी हम लोग जो है वो समझ सकते हैं। पहले जो है वो बैक्टीरिया जो दाता बैक्टीरिया होगा उसमें वायरस जो है पहले आएगा और अपने जेनेटिक मटेरियल को यानी कि वायरल वाला जो जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए है वो उसको बैक्टीरिया में वो छोड़ देता है। जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर वायरस का डीएनए आता है, बैक्टीरिया के जो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है जो क्रोमोसोमल डीएनए है वो डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। अब जो है वायरस वाले जो आपके बैक्टीरिया हैं, सॉरी, वायरस वाला जो डीएनए है उसमें जो है वो कुछ कुछ गुण है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जीन्स हैं। अब वो लेकिन जो है वो वायरस के बारे में हम लोग को पता है कि वो स्वतः अपने से यानी कि एक से दूसरा वायरस जो है वो बन नहीं सकता, इसलिए वो वाहक का या फिर एक जो है उसको जो है माध्यम चाहिए होता है, उसमें वो अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। तो यहाँ वो जीवाणु को जो है वो चूज करता है, जीवाणु भोजी है। तो बैक्टीरिया की जो अपनी मशीनरी है, बैक्टीरिया के अपने जो आपके टूल्स हैं उसका वो इस्तेमाल करता है, यानी रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल करेगा, ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल करेगा। तो वायरस अपना डीएनए जो है वो बैक्टीरिया के अंदर छोड़ता है और बैक्टीरिया के मशीनरी को यूज करते हुए अपने जो है जेनेटिक मटेरियल का मल्टीप्लिकेशन कर लेता है। ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया में वो आरएनए बना लेता है, ट्रांसलेशन की क्रिया से वो जो है वो प्रोटीन बना लेता है। तो वो वही प्रोटीन बनाता है जो उसको चाहिए होता है वायरस को, जैसे कि वो अपना एक कैप्सिड बना लेगा यानी कि ऊपर का जो उसका आवरण है बना लेगा। जीवाणुभोजी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखे होंगे कि बाहर में उसके कैप्सिड यानी कि एक आवरण खोल जो है वो बनाता है, उसके अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल रहते हैं, फिर एक कॉलर जैसे रहता है, फिर टेल रहते हैं, उसके पूंछ वगैरह रहते हैं। तो इस तरीके के जितने जो प्रोटीन रहते हैं वो सबका निर्माण वो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के जो है एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हुए वो बना लेता है।
अंत में जब वो मेच्योर हो जाता है, सबकी कैप्सिड अलग बनता है, कॉलर टेल वगैरह अलग बनते हैं, सब एक साथ असेंबली होते हैं, यानी कि उनका निर्माण होता है, एक साथ वो बनते हैं, वहां पर वो मेच्योर होते हैं बैक्टीरिया की कोशिका के अंदर। जब मेच्योर हो जाते हैं, लाखों की संख्या उनकी हो जाती है, तब वो बैक्टीरिया को, कोशिका को भ्रष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और वहां से फिर वो रिलीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के डीएनए का भी इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी का भी इस्तेमाल करते हैं, और अपने जो है वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अपने न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ कुछ जो है वायरसेस में बैक्टीरिया के जो डीएनए हैं वो भी जो है वो आ जाते हैं, या बैक्टीरिया के डीएनए को वो वाहक का काम करते हैं, ले लेते हैं। अब यहाँ से एक बैक्टीरिया को नष्ट करने के बाद वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाते हैं। कुछ वायरसेस में बैक्टीरिया के डीएनए हैं। अब वो जो है दूसरे बैक्टीरिया को अब जाके क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं। एक वायरस आया, मिलियंस ऑफ वायरस जो है वो बना लिया पहले बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हुए, उसको नष्ट कर दिया, वहां से वो रिलीज हो गया। उनमें से कुछ वायरस के पास पहले बैक्टीरिया के डीएनए मौजूद हैं। अब ये वाला वायरस एक दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, तो पहला बैक्टीरिया जिसको नष्ट किया उसको हम लोग बोलेंगे डोनर बैक्टीरिया, जिसका डीएनए अभी वायरस के पास मौजूद है, यानी कि उस बैक्टीरिया से ये अपना डीएनए जो है वो लेके अब दूसरे बैक्टीरिया की तरफ जा रहा है। तो जिस बैक्टीरिया के अब दूसरे बैक्टीरिया की तरफ जाएगा उसको हम लोग रिसिपिएंट बैक्टीरिया बोलेंगे, यानी पहले बैक्टीरिया से डीएनए उस दूसरे बैक्टीरिया में चले जाएगा, लेकिन वाहक का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर जीवाणु भोजी या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस जो है वो कर रहा है। सेम वही तरीके से फिर क्या करेगा, वो दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए को क्या कर देगा, छोड़ देगा। यहाँ पर छोड़ने के बाद क्या हो रहा है, चूंकि बैक्टीरिया का डीएनए आ रहा है, इसलिए जो है बैक्टीरियल का जो, यानी कि जीवाणुओं का जो, दूसरे जीवाणु का जो क्रोमोजोमल डीएनए है वो नष्ट नहीं होगा। अगर प्योर वायरस का जो है वो डीएनए जीवाणु के अंदर आता, तो वो स्वतः ही वहां पर जो है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए जो है वो नष्ट हो जाते। लेकिन चूंकि वायरस जो है वाहक का काम कर रहा है, और पहले बैक्टीरिया से जो है वो डीएनए को लेके आ रहा है, और दूसरे बैक्टीरिया के दूसरे बैक्टीरिया में डाल रहा है, तो दूसरा बैक्टीरिया में जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये, यानी कि कोई हानिकारक डीएनए नहीं है, ये अपने ही प्रजाति के किसी बैक्टीरिया का जो है वो डीएनए है। उसमें कुछ गुण हो सकते हैं, कुछ क्षमता हो सकते हैं, तो उसके फायदे के लिए भी वो हो सकता है। क्योंकि ये वायरस का डीएनए नहीं है, इसलिए जो है दूसरा बैक्टीरिया का क्रोमोसोमल डीएनए नष्ट नहीं होगा, और उसमें कोई वायरस जो है वो बनेंगे भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो दूसरे बैक्टीरिया से जो डीएनए आया है वो क्या होगा, आपके पहले बैक्टीरिया से जो डीएनए आया है वो दूसरे बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से जाके जुड़ जाएगा, है ना। पहले के केस में केवल वायरस का डीएनए आया होता, तो वो बैक्टीरियल डीएनए नष्ट हो जाता, फिर वो एक कैप्सिड कॉलर निर्माण होता, ये सब प्रक्रियाएं होती, वो बैक्टीरिया के एंजाइम्स का वो पूरा इस्तेमाल करता। तो ये चीजें अब नहीं हो रही है, क्योंकि बैक्टीरिया का ही डीएनए आया हुआ है, पहले बैक्टीरिया का डीएनए आया है। तो इसलिए यहाँ पर पहले बैक्टीरिया के डीएनए आया है, तो वो दूसरे बैक्टीरिया के लिए नुकसानदेह नहीं है, वो आके वापस इसके दूसरे बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए में आके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया है ट्रांसडक्शन की। पहले बैक्टीरिया से वायरस जो है वो डीएनए को ला रहा है और दूसरे बैक्टीरिया में छोड़ दे रहा है, और दूसरे बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए में जाके वो अटैच हो जा रहा है, इंटीग्रेटेड हो जा रहा है। तो इसी प्रक्रिया को बोलेंगे जो है वो ट्रांसडक्शन करके बोला जाता है। इसमें हम लोग बैक्टीरिया के यानी कि रिकॉम्बिनेशन की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वायरस के लाइफ साइकिल को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं तो जब हम लोग वायरस के लाइफ साइकिल को डिस्कस करते किसी और अन्य अध्याय में स्टडी करेंगे, तो इसमें जो है वो पूरी एक प्रक्रिया, एक वायरस जो है वो दूसरे में जाता है और अपनी एक लाइफ साइकिल पूरा करता है, वो एक अलग चरण है। हम लोग यहाँ तक जो है वो अपने आप को रोक लेते हैं कि बैक्टीरिया के रिकॉम्बिनेशन के 3 तरीके अब हम लोगों ने देख लिए, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और अभी जो लास्ट वाला ट्रांसडक्शन, जिसमें कि जो है वायरस जो है पहले बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में
डीएनए का जो है आदान प्रदान के लिए वो एक वाहक का काम जो है वो करता है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है वो प्रक्रियाएं जो है वो हम लोगों ने समझ ली हैं।